हेलो लर्नर्स, मैं डॉक्टर पूर्णिमा श्रीवास्तव आज के इस प्रेजेंटेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इस प्रेजेंटेशन के पश्चात आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है, किसे कहते हैं और उसमें भी विशेषकर अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, इसके विषय में बहुत अच्छी तरह से पता चल जाएगा। मैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज का प्रयोग करूँगी क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो दोनों ही भाषाओं के होते हैं और इसके कारण आपको जो हिंदी भाषी स्टूडेंट हैं और जो इंग्लिश भाषी स्टूडेंट हैं, दोनों को ही समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में इवैल्यूएशन, असेसमेंट और मेजरमेंट ये तीनों क्या होते हैं और शिक्षा में इनका क्या महत्वपूर्ण रोल होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेजरमेंट की यानी मापन की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मापन एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई होती है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको मापन देखने को मिलता है। अगर आप एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका वजन कितना है, उसको कितनी एमएल की डोज देनी चाहिए दूध पिलाने के लिए, साथ में जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है वो कब कितने महीने के अंदर चलना सीखेगा, कब बोलना सीखेगा, कब उसके दांत आएंगे, इस प्रकार से हम लगातार मापन करते रहते हैं। और शैक्षिक क्षेत्र में अगर हम मापन की बात करें तो हम विद्यार्थी की प्रगति को नंबरों के माध्यम से मापने की कोशिश करते हैं और साथ में हम दूसरे गुणात्मक तरीकों को भी जानने की कोशिश करते हैं और उसके द्वारा हम उसको अंक प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो बेसिकली अंक प्रदान करने की जो क्रिया होती है उसे हम मापन कहते हैं। मापन से थोड़ा सा जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो हम असेसमेंट की बात करते हैं, आकलन की बात करते हैं। आकलन का तात्पर्य होता है कि जो लर्निंग आउटकम्स हैं, जो हमने लर्निंग आउटकम्स सोचे थे, जो हमने एज्यूम किए थे, वो हमें कितने प्राप्त हुए, किस सीमा तक प्राप्त हुए। ये बेसिकली एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और इस ऑनगोइंग प्रोसेस के माध्यम से हम विद्यार्थी की कमियों का पता लगा करके उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो आकलन एक बहुत ही पॉजिटिव टर्म है और इसके माध्यम से हम स्टूडेंट की कमी को पूरा करने का प्रयास करते हैं। असेसमेंट के अंतर्गत जो डेटाज इकट्ठे किए जाते हैं, जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, उन आंकड़ों के आधार पर जब हम कोई निर्णय लेते हैं, जब हम कुछ जजमेंट देते हैं तो उसे हम इवैल्यूएशन कहते हैं। जैसे कि एंड टर्म एग्जाम, किसी एक पूरे टेन्योर को पूरा करने के बाद जब हम कोई पर्टिकुलर एग्जाम लेते हैं और उस एग्जाम के आधार पर जब हम कोई निर्णय सुनाते हैं तो उसे हम मूल्यांकन के अंतर्गत रखते हैं। तो मूल्यांकन एक बहुत ही बृहद कंसेप्ट है जिसके अंतर्गत असेसमेंट और मेजरमेंट दोनों ही समाया हुआ होता है। इवैल्यूएशन को अगर हम ऑफ द लर्निंग बोलेंगे तो असेसमेंट को हम फॉर द लर्निंग कह सकते हैं। इवैल्यूएशन अधिगम के लिए मूल्यांकन नहीं होता है बल्कि आकलन होता है अधिगम के लिए मूल्यांकन, और इवैल्यूएशन होता है अधिगम का मूल्यांकन। जो आपने पूरे लर्निंग प्रक्रिया पूरी कर ली है, जो आपने पूरा सब कुछ सीख लिया है, उसका मूल्यांकन। तो इस प्रकार से एजुकेशन के अंतर्गत इवैल्यूएशन, असेसमेंट और मेजरमेंट ये तीनों चीज़ें ही समाहित होती हैं और हमें इन तीनों को जानने के बाद ही हम किसी और चीज़ के विषय में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। असेसमेंट और इवैल्यूएशन को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम थोड़ा और डीप में जाएंगे। असेसमेंट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। असेसमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. It is not simply something that is done at the conclusion of a unit of study or at the end of the lesson. असेसमेंट बेसिकली एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो कि स्पेशली इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर फोकस करता है। हम सभी को एक ही आधार पर नहीं जज कर सकते, हम सबको एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकते। घर में भी अगर आपके 4 फैमिली मेंबर्स होते हैं तो सबकी चॉइसेस अलग-अलग होती हैं, तो आपको हर किसी को अलग नज़रिए से देखना होता है। तो उसी प्रकार से आकलन में भी हमारा जो विद्यार्थी होता है, हमें उसे अलग-अलग तरीके से देखने की ज़रूरत होती है और ये सिर्फ इसका मतलब एक निर्णय दे देना या किसी निष्कर्ष पे पहुंचना नहीं होता है, बल्कि ये प्रोसेस में सुधार के माध्यम से लर्निंग को और मॉडिफाई करने का प्रयास करता है। अधिगम और कैसे पॉजिटिव हो और स्टूडेंट की लर्निंग का पाथ कैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़े, इस पर फोकस करता है असेसमेंट। इवैल्यूएशन की बात करते हैं। इवैल्यूएशन का तात्पर्य होता है मूल्यांकन और इसको हम इस प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे। इवैल्यूएशन इज कंपेयरिंग स्टूडेंट्स अचीवमेंट विद अदर स्टूडेंट्स और सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। बेसिकली जो मूल्यांकन होता है, जो मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है, वो विद्यार्थियों के आपस में उनकी उपलब्धि को कंपेयर करती है।
उनके अचीवमेंट को कंपेयर करने की कोशिश करती है, और वो भी एक सेट स्टैंडर्ड के आधार पर। अगर मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा इसे समझाती हूँ तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे कि आप 10वीं का रिजल्ट देखते हैं या 12वीं का रिजल्ट देखते हैं, और उस 10वीं के आधार पर हम बताते हैं कि कितने परसेंट बच्चे उन्होंने 60% को प्राप्त किया है। 60% मीन्स फर्स्ट डिवीजन, 48% का मतलब सेकंड डिवीजन, और उससे नीचे थर्ड डिवीजन को हम रखते हैं। तो वो जो सेट स्टैंडर्ड है जिसने इस डिवीजन का क्राइटेरिया बनाया है, हम बच्चों के द्वारा प्राप्त अंकों को उसी स्टैंडर्ड के आधार पर मूल्यांकित करते हैं। तो इस प्रकार से जो मूल्यांकन होता है वो विद्यार्थियों की उपलब्धि को दूसरे विद्यार्थियों के साथ किसी सेट स्टैंडर्ड के आधार पर तुलना करने का प्रयास करता है। तो ये एट द एंड होता है, प्रोसेस का एट द एंड में जाकर के मूल्यांकन करता है। तो इस प्रकार से आपको मैंने ये समझाने की कोशिश की कि असेसमेंट क्या होता है और इवैल्यूएशन क्या होता है। असेसमेंट को और अच्छी तरह से समझते हैं। Assessment refers to all the processes and products which are used to describe the nature and extent of pupils' learning. Basically, एक आकलन जो है वो सभी प्रक्रियाओं को अपने अंदर समाहित करता है so that हम विद्यार्थी के अधिगम को improve कर सकें, उसकी डिफ़िकल्टीज़ का पता लगा सकें और उन डिफ़िकल्टीज़ को हम दूर कर सकें तथा रिज़ल्ट को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे ले करके जा सकें। तो इस प्रकार से असेसमेंट को और इवैल्यूएशन को हम अच्छी तरह से और समझने की कोशिश करते हैं। असेसमेंट इज ऑनगोइंग, असेसमेंट एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। असेसमेंट इज पॉजिटिव, यह एक पॉजिटिव प्रक्रिया है, सकारात्मक प्रक्रिया है। इज इंडिविजुअलाइज्ड, ये बहुत ही ज़्यादा व्यक्तिगत होती है क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग होते हैं। हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, सबके अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। कोई मैथ्स में बहुत अच्छा होता है तो कोई म्यूजिक में बहुत अच्छा होता है। आप सभी को मैथ्स में अच्छा नहीं बना सकते, तो जिसके अंदर जो पोटेंशियल है उसको लेकर के आगे चलना। इज वैल्यूएबल, ये बहुत वैल्यूएबल होता है, मूल्यवान होता है। एंड इट्स प्रोवाइड फीडबैक, और ये फीडबैक प्रोवाइड करता है, प्रॉपर फीडबैक प्रोवाइड करता है। और उस फीडबैक का तात्पर्य ये होता है कि हम अपनी कमियों से कुछ सबक लें और उसको दूर करने का प्रयास करें। इवैल्यूएशन प्रोवाइड्स क्लोजर, ये हमें एक समाप्ति की ओर लेकर के चलता है, एक निर्णय तक पहुंचाता है। इज जजमेंटल, इज अप्लाइड, ये अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स एंड शो शॉर्टफॉल्स, ये हमें किसी स्टैंडर्ड के संदर्भ में मूल्यांकित करता है तथा हमारी कमियों को एट द एंड ऑफ द सेशन बताने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, इन दोनों में अंतर होता है, और आपको मैंने ये इस स्लाइड के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया है। असेसमेंट को और समझने की कोशिश करते हैं। असेसमेंट इज रिच इन फॉर्मल फीडबैक। बेसिकली असेसमेंट का पर्पस साथ के साथ फीडबैक प्रोवाइड करना होता है। जैसे कि आप क्लास में अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं किसी बच्चे से और वो उसका उत्तर आपको एक सकारात्मक वे में देता है, सही उत्तर देता है, तो आपका भी मकसद होना चाहिए कि आप उसे फॉर्मल फीडबैक प्रोवाइड करें, जिससे कि उसका मोटिवेशन लेवल बढ़े और वो बहुत अच्छे से अपने आप को और आगे लेकर के जाए। इज रिच इन इनफॉर्मल फीडबैक, कई बार क्या होता है कि हम उसे फॉर्मल फीडबैक ना दे करके इनफॉर्मल फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। इनफॉर्मल फीडबैक का मतलब होता है कि आप उसे मुंह से या शब्दों के माध्यम से कोई चीज़ नहीं देते हैं, बल्कि आप उसे अपने जेस्चर से, अपनी भाव भंगिमा से, अपने बिहेवियर से उसे बताने की कोशिश करते हैं। थर्ड है एम्फेसाइजेस ऑथेंटिक असेसमेंट, ये ऑथेंटिक असेसमेंट को एम्फेसाइज करता है। असेसमेंट के माध्यम से जो भी निर्णय दिया जाता है या जो भी चीज़ें बताई जाती हैं वो ऑथेंटिक होता है। फोर्थ वन इज ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर लो स्टेक असेसमेंट प्रैक्टिसेस, ये हमें एक अवसर प्रदान करता है ताकि हम असेसमेंट प्रैक्टिसेस को और अच्छी तरह से आगे लेकर के जा सकें। फिफ्थ वन, इट डेवलप्स स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी, ये विद्यार्थी की स्वतंत्रता तथा स्वायत्तता, इन दोनों को विकसित करने का कार्य करता है, उसे स्वतंत्र रूप से आगे ले जाने की कोशिश करता है। हर एक विद्यार्थी के असाइनमेंट को, प्रोजेक्ट को, उनके लर्निंग, हम अपनी लर्निंग मैथडोलॉजी के माध्यम से उन्हें इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंटली टीचर के गाइडेंस में कुछ नया कर सके, कुछ नया सीख सके और लर्निंग के गोल को प्राप्त कर सके, अचीव कर सके। नेक्स्ट है बैलेंसेस फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट,
जो असेसमेंट होता है वो दोनों ही प्रकार का होता है, सबमिटिव भी होता है और फॉर्मेटिव भी होता है। फॉर्मेटिव का मतलब होता है कि आप जो मिड टर्म में जितने भी बच्चों का ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द यूनिट, आप जो भी उनके टेस्ट लेते हैं, जो भी उन्हें असाइनमेंट के द्वारा, प्रोजेक्ट के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा जो भी उनका निरीक्षण करते हैं और उनका जो असेसमेंट करते हैं वो फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है। समेटिव असेसमेंट का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम विशेष में जो आपने सोचा है, उस टाइम के बाद जब आप मूल्यांकन करते हैं या आकलन करते हैं तो उसे हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं और ये इन दोनों के बीच में बैलेंस को स्थापित करता है। तो इस प्रकार से आकलन की जो प्रक्रिया होती है वो इन ये 6 पॉइंट्स हैं, इन सभी 6 पॉइंट्स को भी पूरा करने का पूरा प्रयास करता है। तो आकलन एक पॉजिटिव शब्द है जो कि हमें एक सकारात्मक डायरेक्शन में ले करके चलता है। असेसमेंट के अर्थ को समझने के बाद हमें ये जानना आवश्यक है कि असेसमेंट के वो कौन से तरीके हैं, वो कौन से उपकरण हैं, वो कौन सी तकनीकियां हैं जिनके माध्यम से हम विद्यार्थियों को असेस करते हैं, विद्यार्थियों का असेसमेंट करते हैं। तो बेसिकली tools and techniques are required to gather information. Interpretation of gathered information needs to be given in numerical scores, grades as well as in qualitative terms. बेसिकली टूल्स एंड टेक्निक्स जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने का कार्य करते हैं, क्योंकि असेसमेंट जो होता है वो किसी न किसी डेटा पर बेस्ड होता है, किसी न किसी आंकड़े पर निर्भर करता है और वो आंकड़े किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, वो स्कोर्स हो सकते हैं, ग्रेड्स हो सकते हैं या क्वालिटेटिव फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें, इन सभी डेटास को इकट्ठा करने के लिए हमें टूल्स और टेक्निक्स की आवश्यकता पड़ती है। तो असेसमेंट के लिए टूल्स और टेक्निक्स का होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिसके आधार पर हम किसी विद्यार्थी का असेसमेंट कर सकते हैं। अब हम टूल शब्द को समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली टूल शब्द का क्या मीनिंग होता है। The word tool literally means implement for the mechanical operation, but in educational evaluation, tool may be defined as an instrument to collect evidences of the student performance. ये जो वर्ड टूल है, इसको सुनते ही हमारे माइंड में जो एक शब्द क्लिक करता है, एक माइंड में जो एक विचार आता है वो ये कि अच्छा कोई मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होगा। बट जब हम एजुकेशनल इवैल्यूएशन की बात करते हैं, जब हम शैक्षिक असेसमेंट या इवैल्यूएशन की बात करते हैं, तो टूल का मतलब उस इंस्ट्रूमेंट से होता है जिसको हम विद्यार्थी की प्रगति के संदर्भ में एविडेंसेस को इकट्ठा करने के लिए यूज करते हैं। यानी विद्यार्थी की प्रगति का आकलन करने के लिए जो डाटा हम इकट्ठा करते हैं और उस डाटा को इकट्ठा करने के लिए जिस चीज़ की, जिस इंस्ट्रूमेंट की, जिस उपकरण की हमें आवश्यकता होती है, उसे हम टूल कहते हैं। जब भी हम टूल्स एंड टेक्निक्स की बात करते हैं तो टूल के साथ साथ टेक्निक वर्ड भी बहुत ज़्यादा आता है माइंड में। टेक्निक का मतलब होता है टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट आर द टेस्ट एंड अदर आइटम यूज्ड फॉर मेजरिंग ग्रोथ इन पर्टिकुलर आउटकम्स ऑफ लर्निंग। टेक्निक्स बेसिकली जब हम किसी विद्यार्थी की प्रगति का आकलन करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है। अगर हम उसे नंबर देते हैं, नंबरों के आधार पर उसका आकलन करना चाहते हैं तो हमें एग्जामिनेशन का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जब हम उसी नंबर की बजाय विद्यार्थी को ग्रेड के आधार पर या उसको हम किसी गुणात्मक आधार पर मूल्यांकन करने की कोशिश करते हैं, उसको असेस करने की कोशिश करते हैं, तो हमें दूसरी टेक्निक का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि ऑब्जर्वेशन हो गया, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स हो गए, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हो गए, इनके आधार पर हम उसको असेस करते हैं। सो ऑब्जर्वेशन इज अ टेक्निक वेयर एज चेकलिस्ट इज अ टूल। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ऑब्जर्वेशन एक टेक्निक है जिसके अंतर्गत हम विद्यार्थी के व्यवहार को ऑब्जर्व करते हैं और इस ऑब्जर्वेशन को हम दो प्रकार से कर सकते हैं। या तो हम इन जनरल यूं ही बिना किसी क्राइटेरिया के ऑब्जर्व कर लें, या हम अपने पास कुछ चेकलिस्ट तैयार करें, कुछ क्राइटेरियाज तैयार करें और उसके आधार पर हम विद्यार्थी के व्यवहार को मेजर करें। तो वो जो चेकलिस्ट होगी वो टूल कहलाएगी। इसी प्रकार से एग्जामिनेशन इज अ टेक्निक वेयर एज टेस्ट इज अ टूल। इसी तरह से हम इसको दूसरे उदाहरण से समझ सकते हैं कि एग्जामिनेशन जो है वो एक टेक्निक है। जब हम विद्यार्थी के संदर्भ में किसी आंकड़े को एकत्रित करने की कोशिश करते हैं, उसकी उपलब्धि को जानने की कोशिश करते हैं, उसकी ग्रोथ को जानने की कोशिश करते हैं, तो हम मोस्ट कॉमनली एग्जामिनेशन का सहारा लेते हैं। तो एग्जामिनेशन एक टेक्निक है और उसके लिए हम कौन सा टेस्ट यूज कर रहे हैं, ओरल टेस्ट यूज कर रहे हैं, ऐसे टाइप टेस्ट यूज कर रहे हैं, प्रैक्टिकल टेस्ट यूज कर रहे हैं, कौन सा टेस्ट यूज कर रहे हैं, वो एक टूल का कार्य करता है।
अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि असेसमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है और इस असेसमेंट को करने के लिए हमें टूल्स एंड टेक्निक्स का सहारा लेना पड़ता है। अब ये टूल्स एंड टेक्निक्स भी जो होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है क्वांटिटेटिव, जिसके अंतर्गत हम कोई अंक या कोई स्कोर प्रदान करते हैं, और दूसरा है क्वालिटेटिव, जिसके अंतर्गत हम कोई ग्रेड या किसी गुणात्मक आधार पर हम किसी विद्यार्थी का मूल्यांकन करते हैं। तो क्वांटिटेटिव की बात करते हैं। क्वांटिटेटिव के अंतर्गत 2 चीज़ों को हम बेसिकली शामिल कर सकते हैं, जैसे कि एग्जामिनेशन हो गया और दूसरा है रेटिंग स्केल। एग्जामिनेशन के अंतर्गत हम ओरल टेस्ट हो गया, आपका रिटन टेस्ट हो गया, ऐसे टाइप टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, इस तरह के टेस्ट को सम्मिलित करते हैं, जिसके आधार पर हम नंबरों को इकट्ठा करते हैं और उस नंबर के आधार पर हम व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं। रेटिंग स्केल दूसरा आता है। रेटिंग स्केल का तात्पर्य आपको मैं इस तरह से समझा सकती हूँ कि जब कोई आप ऐप यूज़ करते हैं तो उस ऐप को यूज़ करने के बाद आपके पास एक नॉर्मल एक स्टेटमेंट आता है कि आप इस ऐप से कितने सेटिस्फाइड हैं। आप इससे पूर्णतया सेटिस्फाइड हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं, न्यूट्रल हैं। इस तरह से आपसे कई बिंदुओं पर आपकी राय पूछी जाती है। तो रेटिंग स्केल बेसिकली एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट पर हमारी राय को मांगता है। जैसे कि हम विद्यार्थी के व्यवहार को अगर जानना चाहते हैं, उसकी अभिवृत्ति को जानना चाहते हैं, उसके एटीट्यूड को जानना चाहते हैं, तो हम रेटिंग स्केल का प्रयोग करते हैं और विद्यार्थी से ये पूछते हैं कि आप इस स्टेटमेंट से कितना सहमत हैं, पूर्णतया सहमत हैं या पूर्णतया असहमत हैं या इनके बीच में हैं। तो ये जो रेटिंग स्केल होता है, ये 3 पॉइंट रेटिंग स्केल भी हो सकता है, 5 पॉइंट रेटिंग स्केल भी हो सकता है, 7 पॉइंट रेटिंग स्केल भी हो सकता है। मैं इनके बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। नेक्स्ट हम जो दूसरी कैटेगरी आती है वो है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत हम कोई नंबर नहीं असाइन करते हैं। इसमें हम स्टूडेंट के बिहेवियर को, उसकी परफॉर्मेंस को गुणात्मक वैल्यू देते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर आता है सोशियोमेट्रिक का। सोशियोमेट्रिक का तात्पर्य है कि जो विद्यार्थी है उसके विषय में उस समूह के दूसरे लोगों की क्या धारणा है, वो उसके बारे में क्या राय रखते हैं। सेकंड नंबर पे हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स को रखते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स का मतलब होता है किसी घटना या किसी इवेंट के विषय में एक स्टोरी फॉर्म के रूप में अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना। इसके संदर्भ में हम विद्यार्थी के स्कूल की डायरी को ले सकते हैं। जैसे स्कूल में मान लीजिए किसी दिन कोई घटना घटित हुई और उस घटना के संदर्भ में टीचर ने जो अपना नोट लिख करके भेजा, टीचर ने जो विद्यार्थी के बिहेवियर का जो वर्णन किया, वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स के अंतर्गत आता है। इंडिया में तो इनको हम बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, रिकॉर्ड के तौर पर यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में, बाहर के देशों में बहुत से जगहों पर इसे बिल्कुल रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाता है और कहीं पर भी कोई अपना इंटरव्यू देने जाता है या फर्दर किसी और कोर्स में जाता है तो उसके एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स की। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड का मतलब होता है कि विद्यार्थी का शुरू से लेकर के और जब तक वो पढ़ता रहा है तब तक के उसके रिकॉर्ड्स कैसे रहे हैं। वो स्कॉलिस्टिक एरियाज में भी हो सकते हैं और को स्कॉलिस्टिक एरियाज में भी हो सकते हैं। स्कॉलिस्टिक का तात्पर्य ये है कि उसके जो एकेडमिक परफॉर्मेंस का रिजल्ट है वो भी इसके अंतर्गत हो सकता है, और को स्कॉलिस्टिक का मतलब कि अदर फील्ड में उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है उसका रिकॉर्ड भी यहाँ पर देखा जाता है। नेक्स्ट आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का तात्पर्य होता है एक फाइल या फोल्डर जिसके अंतर्गत हम अपनी सारी डिटेल्स को रखते हैं, सारी चीज़ों को इकट्ठा करके रखते हैं, जिसके अंतर्गत हमारी सभी चीज़ें होती हैं। गेम्स में हमने कैसा परफॉर्मेंस किया है उसका भी रिकॉर्ड होता है, हमारी पर्सनल चीज़ें भी होती हैं, हमारी एकेडमिक चीज़ें भी होती हैं, सभी चीज़ों को उसके अंतर्गत हम रखते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू का तात्पर्य होता है साक्षात्कार। साक्षात्कार के द्वारा भी हम स्टूडेंट या किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी को एकत्रित करने का कार्य करते हैं। साक्षात्कार भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है कि आप उसको स्ट्रक्चर रूप प्रोवाइड करते हैं, यानी उसके अंतर्गत आप स्टेटमेंट वगैरह पहले से ही सारे बिंदुओं को लिख करके रख लेते हैं और उसके आधार पर आप डिसाइड करते हैं कि हमें क्या-क्या पूछना है। लेकिन जो अनस्ट्रक्चर्ड होता है उसके अंतर्गत हम पहले से कुछ डिसाइड नहीं करते हैं, बातचीत यूँ जनरल बातचीत करते रहते हैं और उसके आधार पर हम अपने व्यू पॉइंट्स को नोट करते रहते हैं। तो इस प्रकार से इंटरव्यू भी एक क्वालिटेटिव असेसमेंट की एक प्रॉपर टेक्निक है, एक महत्वपूर्ण टेक्निक है। नेक्स्ट जो नंबर आता है वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है सिंपल निरीक्षण करना, विद्यार्थी के व्यवहार को निरीक्षण करना। इसका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है।
मैं अगर बीएड कॉलेजेस की बात करूं जहां पर प्यूपिल टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें बाद के टीचर्स के रूप में परिवर्तित किया जाता है, उन्हें भावी शिक्षक के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया जाता है। तो जब उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है तो उनको ऑब्जर्व किया जाता है और उस ऑब्जर्वेशन के लिए हमारे पास कुछ चेकलिस्ट और कुछ बिंदु होते हैं जिसके आधार पर हम उनको ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्वेशन के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि उनके अंतर्गत कौन सी कमियां हैं और किस आधार पर वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो these are the basically qualitative and quantitative techniques of assessment. असेसमेंट के टूल और टेक्निक को समझने के पश्चात हम साइकोलॉजिकल टेस्ट को समझने की कोशिश करेंगे। अ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड मेजर ऑफ अ सैंपल ऑफ अ पर्सन's behavior that is used to measure the individual differences that exist among people. बेसिकली साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होता है वो एक सैंपल के अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहार को मापने का, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को मापने का एक मानकीकृत मापन का एक तरीका होता है जिसके माध्यम से हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं को मापने की कोशिश करते हैं। एक साइकोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा हम व्यक्ति के व्यक्तित्व को, उसकी अभिवृत्ति को, उसकी अभिक्षमता को, उसकी उपलब्धि को और बहुत सारे इस प्रकार के व्यक्तित्व से संबंधित गुणों को माप सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से उपलब्ध होने वाला एक मापन का टूल होता है जिसके माध्यम से हम इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करके, प्रयोग करके असेसमेंट के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव आंकड़े इकट्ठे करने का कार्य कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि वास्तव में जो एक उत्तम परीक्षण होता है, जो एक गुड टेस्ट होता है या गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट है, उसके लिए अंदर क्या विशेषताएं होनी चाहिए? क्या उसके अंदर विशेषताएं या उसके क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए जिसके आधार पर हम किसी परीक्षण को उत्तम परीक्षण या उसे हम खराब परीक्षण की श्रेणी में रखते हैं? तो आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिकल क्राइटेरिया की बात करते हैं। प्रैक्टिकल क्राइटेरिया के अंतर्गत कुछ विशेषताएं आती हैं, उनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर आता है पर्पसिवनेस। पर्पसिवनेस का मतलब है कि किसी भी परीक्षण का निर्माण करने से पहले कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की रचना की जाती है और उन विशिष्ट उद्देश्यों की रचना करके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने का प्रयास किया जाता है। तो अगर कोई परीक्षण अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है तो इसका मतलब वो एक उत्तम परीक्षण की श्रेणी में रखा जाएगा। सेकंड नंबर पे हम रखेंगे कॉम्प्रिहेंसिवनेस को। कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब होता है कि वो परीक्षण संपूर्ण पाठ्यक्रम का कितना प्रतिनिधित्व करता है। अगर किसी भी कोर्स के अंतर्गत मान लीजिए 10 यूनिट हैं या 15 यूनिट हैं और आपने परीक्षण बनाया है जो कि 4 या 5 यूनिट को ही कवर कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो परीक्षण कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है जो पूरे पहलुओं का, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का, और अगर हम उपलब्धि परीक्षण की बात करें तो वो पाठ्यक्रम के सभी बिंदुओं को पूर्ण रूप से अपने अंतर्गत समाविष्ट करता है, तभी हम उसे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट कहेंगे और एक उत्तम परीक्षण की श्रेणी में रखेंगे। तीसरे नंबर पर जो विशेषता आती है वो है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का तात्पर्य होता है मितव्ययी। कोई भी परीक्षण मितव्ययी होना चाहिए। मितव्ययी से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि एक परीक्षण को समय के हिसाब से, शक्ति के हिसाब से बहुत ही मितव्ययी होना चाहिए। उसमें एनर्जी भी कम लगनी चाहिए, पैसे भी कम लगने चाहिए तथा समय भी बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर आता है यूजेबिलिटी का। यूजेबिलिटी का मतलब होता है ईजीनेस। सरलता का तात्पर्य है कि कोई भी परीक्षण उसको बनाने में, उसको हल करने में और उसको स्कोर करने में कितना ईजी है, उसको करने में हमें कितनी आसानी के साथ हम उसको सॉल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है रिप्रेजेंटेटिवनेस का। रिप्रेजेंटेटिवनेस का मतलब है कि परीक्षण को जिस रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के लिए बनाया गया है, जिस सैंपल का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाया गया है, उसका वो कितना प्रतिनिधित्व कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए एक जो 10वीं का या 12वीं का जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है, वो उस पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी उसके अंतर्गत जितने भी स्कूल आते हैं उन सभी को वो रिप्रेजेंट करता है, तो इसे हम प्रतिनिधित्वता कहते हैं। अब बात करेंगे कुछ टेक्निकल क्राइटेरिया की। तकनीकी कसौटियां कौन सी होनी चाहिए किसी भी उत्तम परीक्षण में? तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्डाइज्ड की। स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब होता है मानकीकृत परीक्षण। एक परीक्षण मानकीकृत वो होता है जो विविध पैरामीटर से होकर के गुजरता है। उसके अंतर्गत कुछ बिंदु होने चाहिए, कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। अगर कोई परीक्षण उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है और उसके मानक निर्धारित होते हैं, उसके स्टैंडर्ड सेट होते हैं, तो उसे हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहते हैं। दूसरी विशेषता के रूप में ऑब्जेक्टिविटी आता है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है वस्तुनिष्ठता।
कोई भी परीक्षण कितना वस्तुनिष्ठ है? वस्तुनिष्ठता इस सेंस में कि उसमें किसी भी टीचर के पर्सनल व्यक्तित्व का, उसकी बायसनेस का, उसके विचारों का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अंकन में भी ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। अगर कोई स्कोरिंग कर रहा है, तो एक व्यक्ति अगर किसी क्वेश्चन पे 1 नंबर दे रहा है, तो दूसरे को भी उस पे 1 ही नंबर देने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई दूसरा व्यक्ति तो उसमें 1 दे दे और मेरे पास अगर वही क्वेश्चन आए तो मैं उसमें 0 दे दूँ। तो इसका मतलब यह है कि वो प्रश्न ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिविटी का तात्पर्य ये होता है कि उसमें किसी पूर्वाग्रहों का असर ना हो तथा साथ में उसकी स्कोरिंग भी ऑब्जेक्टिव हो। थर्ड नंबर के रूप में हम बात करेंगे डिस्क्रिमिनेटिव की। डिस्क्रिमिनेटिव का मतलब होता है कि कोई भी परीक्षण कितना विभेदकारी है। विभेदकारी अर्थात एक जो अच्छा विद्यार्थी है और एक जो बिलो एवरेज विद्यार्थी है, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट और एक बिलो एवरेज स्टूडेंट, इनमें विभेद करने में कोई भी परीक्षण कितना लाभदायक साबित होता है। अगर उसके अंतर्गत ये विशेषता पाई जाती है तो हम बोलेंगे कि वो परीक्षण एक उत्तम परीक्षण कहलाएगा। नेक्स्ट विशेषता जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट विशेषता के रूप में आती है, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी अर्थात विश्वसनीयता। कोई भी व्यक्ति या कोई भी टेस्ट विश्वसनीय तब माना जाता है जब हम उसे बार बार एडमिनिस्टर करें, बार बार प्रशासित करें और प्रशासित करने के पश्चात भी इसको स्कोर्स में कंसिस्टेंसी हो। अर्थात आपने आज एक समूह को एक परीक्षण दिया और आज जो उसका एवरेज स्कोर आया और 1 महीने पश्चात देने के बाद भी एवरेज स्कोर में और उन दोनों स्कोर के बीच में कोरिलेशन हाई पाया जाता है, तो इट मीन्स वो टेस्ट रिलायबल है। लेकिन आज परीक्षण का मीन स्कोर कुछ आता है, एवरेज स्कोर कुछ आता है और 1 महीने बाद उसके एवरेज स्कोर में बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है, तो इसका मतलब वो परीक्षण रिलायबल नहीं है। आप इसको एक शॉप के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जब आप किसी दुकान में जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए या कोई प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो आप ये देखते हैं कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, टेस्टेड लिखा हुआ है, रिलायबल लिखा हुआ है या नहीं लिखा है। दुकान की रिलायबिलिटी आप इस प्रकार से ले सकते हैं कि जो सामान आपको 100 रुपए में दिया जाता है, वही दूसरे व्यक्ति को भी अगर वही सामान 100 रुपए में दिया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो दुकान रिलायबल है। लेकिन अगर उन पैसों में अंतर पाया जाता है, तो वो दुकान रिलायबल नहीं है। तो विश्वसनीयता एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कसौटी होती है किसी भी उत्तम परीक्षण के लिए। नेक्स्ट कसौटी के रूप में है वैलिडिटी। वैलिडिटी का तात्पर्य उद्देश्यता से होता है। उद्देश्यता का तात्पर्य ये है कि परीक्षण को जिस ट्रेट को मेजर करने के लिए बनाया गया है, वो उस ट्रेट का मेजरमेंट कितनी ज़्यादा परफेक्शन के साथ करता है। सपोज एक इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया जाता है किस चीज़ के लिए? बुद्धि को परीक्षित करने के लिए। लेकिन अगर वो बुद्धि का परीक्षण ना करके वो किसी और चीज़ का परीक्षण करने लगे, तो हमें ये माना जाएगा कि वो परीक्षण वैलिड नहीं है, उसके अंतर्गत वैलिडिटी नहीं है। नेक्स्ट विशेषता है नॉर्म्स। नॉर्म्स के अंतर्गत हम स्टैंडर्ड्स को रखते हैं, मानक को रखते हैं। अर्थात एक जो उत्तम परीक्षण होता है उसके मानक निर्धारित होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो ग्रुप मेंटल एबिलिटी टेस्ट होते हैं या जीमैट टेस्ट होते हैं, उसके स्टैंडर्ड फिक्स होते हैं और जो कोई किसी दूसरे समूह पर अगर उसे प्रशासित किया जाता है, तो उसके अंतर्गत विद्यार्थियों के जो स्कोर्स आते हैं, उनका कंपैरिजन उन स्टैंडर्ड्स के संदर्भ में किया जाता है। यानी जो प्राप्त स्कोर है उसकी तुलना हम किससे करेंगे? जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड सेट हैं, जो ऑलरेडी नंबर सेट हैं। जैसे अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि एक बुद्धि परीक्षण में 100 आईक्यू या 110 आईक्यू को हम एवरेज आईक्यू वाला मानते हैं। तो किसी भी विद्यार्थी के अगर उससे कम आते हैं तो हम उसे लो आईक्यू वाला बोलेंगे और उससे ऊपर आएगा तो हम उसे अबव आईक्यू वाला बोलेंगे। तो इस प्रकार से आप नॉर्म्स को ऐसे समझ सकते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो किसी परीक्षण को उत्तम बनाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट की। जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो कितने प्रकार का होता है? बेसिकली मनुष्य का जीवन जो होता है उसके अंतर्गत बहुत सारे पक्ष होते हैं, बहुत सारे बिंदु होते हैं। तो नेचुरली जितने प्रकार के बिंदु होंगे उन सभी को परीक्षित करने के लिए हमें उतने प्रकार के टेस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो मोस्टली हम इन साइकोलॉजिकल टेस्ट को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है मेंटल एबिलिटी टेस्ट और दूसरा है पर्सनालिटी टेस्ट। मेंटल एबिलिटी टेस्ट जिसके अंतर्गत हम मानसिक योग्यता को रखते हैं और पर्सनालिटी टेस्ट के अंतर्गत हम मनुष्य के व्यक्तित्व के पक्षों को रखते हैं। अगर हम मानसिक योग्यता की बात करते हैं, मानसिक योग्यता से संबंधित परीक्षण की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत 3 सब कैटेगरीज आती हैं। पहला है इंटेलिजेंस टेस्ट,
दूसरा है एप्टीट्यूड टेस्ट, तीसरा है अचीवमेंट टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट का मतलब होता है बुद्धि परीक्षण, अर्थात मनुष्य के बुद्धि को चेक करना, किसके अंतर्गत कितनी बुद्धि है, और उस बुद्धि के हिसाब से शिक्षक जब एक इंटेलिजेंस टेस्ट का प्रयोग करता है तो उसे पता चल जाता है कि उसके विद्यार्थियों की आईक्यू कितनी है, कौन एबव एवरेज स्टूडेंट हैं, कौन एवरेज स्टूडेंट हैं और कौन बिलो एवरेज स्टूडेंट है। उस हिसाब से वो अपने टीचिंग मेथड्स में अंतर ला सकता है। नेक्स्ट नंबर आता है एप्टीट्यूड टेस्ट का। एप्टीट्यूड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हर एक व्यक्ति के अंतर्गत जो अभिक्षमताएं होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। सबके अंतर्गत जरूरी नहीं है एक ही प्रकार की अभिक्षमता हो, तो हमें उसको उसी डायरेक्शन में लेकर के आगे जाना होता है। जैसे कि किसी के अंतर्गत मैकेनिकल एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, तो किसी के अंतर्गत न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, किसी के अंतर्गत वर्बल होता है। तो इस प्रकार से टीचर उस चीज़ को जान करके विद्यार्थी को उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करने के लिए मोटिवेट कर सकता है। नेक्स्ट नंबर है अचीवमेंट टेस्ट का। अचीवमेंट टेस्ट सबसे ज़्यादा यूज होने वाला परीक्षण होता है, जो कि विद्यालयों में टीचर अपने सब्जेक्ट की संप्राप्ति को जानने के लिए, अपने विद्यार्थियों के निष्पादन के स्तर को जानने के लिए समय समय पर प्रयोग करता रहता है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अलावा जो दूसरी कैटेगरी है वो है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट का मतलब होता है इट मेजर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी इंक्लूडिंग एटीट्यूड्स, वैल्यू, इंटरेस्ट एंड मोटिव्स। बेसिकली ये मनुष्य जीवन के व्यक्तित्व के विविध पक्षों को मापित करता है। इसके अंतर्गत हम एटीट्यूड को रखते हैं, वैल्यूज़ को रखते हैं, इंटरेस्ट को रखते हैं और मोटिव्स को रखते हैं। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के परीक्षण को बनाने की आवश्यकता पड़ती है, और उसके माध्यम से ही हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को माप सकते हैं, क्योंकि व्यक्तित्व एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है और उस कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सब कॉम्प्लेक्स पार्ट्स होते हैं, जिसको जानने के लिए हमें पर्सनालिटी टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है, और उसी के आधार पर हम व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापित कर सकते हैं। विद्यार्थी के असेसमेंट को जानने के लिए जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट यूज़ किए जाते हैं उसमें अचीवमेंट टेस्ट का नंबर 1 आता है, जो कि बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और हमारा आज का मेन फोकस भी अचीवमेंट टेस्ट के ऊपर ही है। एन अचीवमेंट टेस्ट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज यूज्ड टू ascertain what and how much has been learned or how a task has been performed। एक अचीवमेंट टेस्ट या प्रोफिशिएंसी टेस्ट का बेसिकली प्रयोग एक शिक्षक ये जानने के लिए करता है कि उसके विद्यार्थी ने कितना सीखा है और कितनी अच्छी तरीके से उसने किसी कार्य को परफॉर्म किया है। बेसिकली जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है उसे हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव का मतलब होता है पूर्व क्रिया अवस्था। पूर्व क्रिया अवस्था में शिक्षक कुछ प्लानिंग करता है, कुछ योजना बनाता है और कुछ उद्देश्य का निर्धारण करता है। उस उद्देश्य के लिए वो टीचिंग देता है, शिक्षण देता है, जो कि इंटरैक्टिव फेज में करता है, अंतःक्रियावस्था में देता है। अंतःक्रियावस्था के बाद टीचर पोस्ट एक्टिव फेज में यानी क्रिया पश्चात अवस्था में ये जानने की कोशिश करता है कि उसके विद्यार्थियों ने कितना सीखा, या उसने जिन उद्देश्यों की रचना की थी वो किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं। ये जानने के लिए वो समय समय पर उपलब्धि परीक्षण बनाता रहता है, और उपलब्धि परीक्षण बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है शिक्षक के लिए, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल होता है शिक्षक के पास, जिसका कि वो प्रयोग विद्यार्थियों की उपलब्धि को जानने के लिए करता है, या उनको डायग्नोज करने के लिए भी इसका वो प्रयोग कुछ सीमा तक कर सकता है। बेसिकली जो अचीवमेंट टेस्ट होता है, जो उपलब्धि परीक्षण होता है, उसके क्या उद्देश्य होते हैं, किन उद्देश्यों के लिए अचीवमेंट टेस्ट बनाया जाता है, किन उद्देश्यों की पूर्ति करता है वो, तो वन बाय वन करके हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। टू फाइंड आउट वेयर ईच स्टूडेंट स्टैंड्स इन वेरियस एकेडमिक एरिया। जो विविध एकेडमिक एरियाज होते हैं, बहुत सारे एकेडमिक एरियाज होते हैं, उसके अंतर्गत ये जानना कि प्रत्येक विद्यार्थी कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, उसकी प्रगति कितनी है, इस चीज को जानने के लिए सबसे पहले अचीवमेंट टेस्ट का निर्माण किया जाता है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं टू एक्सपोज प्यूपिल डिफिकल्टीज विच द टीचर कैन हेल्प देम टू सॉल्व। बेसिकली विद्यार्थी की कमियों को एक्सपोज करना ताकि टीचर उसकी सहायता कर सके। अगर टीचर को ये पता ही नहीं होगा कि उसका विद्यार्थी कहाँ पर लैक कर रहा है या उसकी लकुना कहाँ पर है, कहाँ पर उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो वो उनकी सहायता कैसे करेगा। तो ये भी पता लगाना अचीवमेंट टेस्ट का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। नेक्स्ट, टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ टीचर।
ये सिर्फ विद्यार्थियों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बल्कि ये टीचर की एफिशिएंसी को भी पता लगाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाया मीडिया के रूप में कार्य करता है। विद्यार्थियों की एफिशिएंसी के साथ साथ टीचर की एफिशिएंसी को भी पता लगाना, अर्थात टीचर कितनी परफेक्शन के साथ, टीचर कितनी निष्ठा के साथ, कितनी ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म कर चुका है, विद्यार्थियों को किसी भी कंसेप्ट को कितनी अच्छी तरीके से वो पहुंचा सका है, इस चीज़ का भी पता हम लगाते हैं अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा। नेक्स्ट, टू फाइंड आउट वेदर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड और नॉट। जो प्री एक्टिव फेज में शैक्षिक उद्देश्यों की रचना की जाती है, निर्माण किया जाता है, वास्तव में वो प्राप्त हुए भी या नहीं हुए, ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस और उसके जो ट्राइपोलर प्रोसेस के जो 3 पार्ट होते हैं वो है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड चेंज ऑफ बिहेवियर। तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो फ्रेम किए गए हैं, जिसके हिसाब से हमने लर्निंग एक्सपीरियंसेस अर्थात कक्षा में शिक्षण दिया था, वास्तव में वो प्राप्त हुए भी या नहीं हुए, ये भी जानना अचीवमेंट टेस्ट का कार्य होता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू चेक द सुटेबिलिटी ऑफ टीचिंग मेथड्स। अपने उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए शिक्षक कुछ शिक्षण विधियों का सहारा लेता है। वो शिक्षण विधियां कैसी हैं, किस तरीके से उनको हम यूज़ करते हैं, एक साथ तो हम सबको नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो शिक्षक बेसिकली अपने सब्जेक्ट के नेचर के हिसाब से कुछ शिक्षण विधियों का सहारा लेता है। तो एट द एंड ऑफ द लेसन और अचीवमेंट टेस्ट को लेने के पश्चात हमें ये पता चल जाता है कि हमने जो शिक्षण विधि चुनी थी वो कितनी परफेक्ट थी, उसने उस कंटेंट को कितनी अच्छी तरह से समझाया है, और अगर हमें उसके अंतर्गत कोई कमी नज़र आती है तो हम अपनी शिक्षण विधि में चेंज ला सकते हैं। नेक्स्ट, टू कंपेयर द प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर। विद्यार्थियों की प्रोग्रेस को कंपेयर करना। जो हमारी क्लास में अधिगम करता है, अगर 40 अधिगम करता है, 40 लर्नर है, तो 40 के 40 सेम तो नहीं होंगे, सब अलग अलग होंगे, सबकी प्रगति अलग अलग होगी। तो उसको कंपेयर करना और कंपेयर करके ये देखना कि कौन सा लर्नर मेन स्ट्रीम लाइन से अलग छूट गया है और कौन इस लाइन को प्राप्त कर चुका है, ये जानना भी अचीवमेंट टेस्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। बेसिकली जो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो है स्टैंडर्डाइज टेस्ट और दूसरा है टीचर मेड टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट का मतलब होता है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरमेंट विच मेजर्स व्हाट इट एम्स टू मेजर क्वाइट करेक्टली विद कांस्टेंट रिजल्ट। बेसिकली जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं वो मेजरमेंट का एक उपकरण है, जिसके माध्यम से हम ये मापने की कोशिश करते हैं, जिस चीज़ को भी हम मापते हैं वो कितनी सत्यता के साथ उस चीज़ को मापित करता है। ये मेन पर्पस होता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट का। उसके अंतर्गत रिलायबिलिटी होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए, उसके मानक इस्टेब्लिश होने चाहिए। अगर ये सारी विशेषता किसी परीक्षण के अंतर्गत होती है तो उसे हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा जो प्रकार होता है वो टीचर मेड टेस्ट है। टीचर मेड टेस्ट का मतलब होता है अध्यापक निर्मित परीक्षण। टीचर मेड टेस्ट आर यूज्ड टू इवेल्युएट द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल्स। दीज टेस्ट आर वेरी सिंपल टू यूज एंड ईजी फॉर द स्टूडेंट्स। टीचर मेड टेस्ट जो होता है अध्यापक निर्मित परीक्षण, वो शिक्षक विद्यालय में अपने स्टूडेंट्स की प्रगति को जानने के लिए समय समय पर बनाता रहता है। ये परीक्षण बहुत ही सिंपल होते हैं प्रयोग करने में और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत आसान होते हैं, क्योंकि टीचर में टेस्ट हमें आकलन करना होता है तो हमें हर समय या हर हफ्ते, हर महीने टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। और स्टैंडर्डाइज टेस्ट को बनाना बहुत कठिन कार्य होता है। इसके अंतर्गत हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, तो हमें हर समय वो उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए हम टीचर मेड टेस्ट बनाते हैं अपने विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए। जब हमने मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण और टीचर मेड उपलब्धि परीक्षण की बात की, तो आइए हम इन दोनों का अंतर भी समझ लेते हैं। स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट के कुछ खास विशेषताएं होती हैं और टीचर मेड टेस्ट की कुछ खास विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले हम इन दोनों के अंतर को इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो स्टैंडर्डाइज या मानकीकृत अचीवमेंट टेस्ट होता है उसका वाइडर स्कोप होता है। वो एक बहुत ही लार्ज रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के ऊपर एडमिनिस्टर किया जाता है और उसको परीक्षित करने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि बोर्ड के एग्जाम्स को आप ले सकते हैं। लेकिन जो टीचर मेड टेस्ट होता है उसका बहुत ही नैरो स्कोप होता है और वो एक पर्टिकुलर एक क्लास के लिए, एक विशेष समूह के बच्चों के लिए ही बनाए जाते हैं।
दूसरा हम इस प्रकार से कंपेयर कर सकते हैं कि इसका जो मानकीकृत परीक्षण होता है उसका अनलिमिटेड यूज़ है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं, जैसे अगर मैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट का ही एग्जांपल लूँ तो उसे कोई भी यूज़ कर सकता है कहीं भी, मैं भी यूज़ कर सकती हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हैं किसी की मानसिक योग्यता को जानने के लिए। लेकिन जो टीचर मेड टेस्ट होता है उसका लिमिटेड यूज़ होता है। जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं वो हाईली रिलायबल एंड वैलिड होते हैं और बहुत ज़्यादा उनके अंतर्गत रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी पाई जाती है, और जो टीचर मेड टेस्ट होते हैं उनके अंतर्गत लिमिटेड रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी होती है, क्योंकि वो उस प्रोसेस से होकर के नहीं गुजरते हैं। जो मानकीकृत परीक्षण होते हैं उनके नॉर्म्स एस्टैब्लिश होते हैं, उनके मानक पहले से ही निर्धारित होते हैं, उसका पहले से ही एक स्टैंडर्ड स्कोर एस्टैब्लिश होता है जिसके आधार पर हम प्राप्त अंकों की तुलना करते हैं। और जबकि जो अध्यापक निर्मित परीक्षण होते हैं उनमें कोई ज़रूरत नहीं होती है नॉर्म्स को एस्टैब्लिश करने की। नेक्स्ट जो कंपैरिजन का क्राइटेरिया है, जो बिंदु है, वो है कि हम मानकीकृत परीक्षण को हम एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार करवाते हैं, जबकि जो टीचर मेड टेस्ट होता है वो टीचर्स के द्वारा तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको इस स्लाइड के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। अचीवमेंट टेस्ट को समझाने के लिए मैंने आपके लिए ये एक माइंड मैप बनाया है। आप इस माइंड मैप को देख करके इसमें जो सारी चीज़ें समझाई गई हैं आप और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। बेसिकली अचीवमेंट टेस्ट 2 प्रकार का होता है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और टीचर मेड टेस्ट। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट भी 2 प्रकार का होता है, जनरल टेस्ट और स्पेसिफिक टेस्ट। जो टीचर मेड टेस्ट है वो 3 प्रकार के बेसिकली होते हैं, ऐसे टाइप टेस्ट, शॉर्ट आंसर टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। आप जब इस माइंड मैप को देखेंगे तो आपको और चीज़ों के विषय में भी पता चलेगा। आप इसको देख करके इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं और आपके मन में जो डाउट्स होंगे वो आई थिंक इस माइंड मैप के द्वारा और क्लियर हो जाएंगे। सो लर्नर्स, मैंने आपको अपनी इस पूरी प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझाने का प्रयास किया। मैंने ये पूरी कोशिश की कि आपको टेस्ट के विषय में समझ में आ जाए कि टेस्ट क्या होता है, उसमें भी अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, अचीवमेंट टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, उसके क्या उद्देश्य होते हैं। इस प्रकार से मैंने ये पूरा कंसेप्ट आपको समझाने का प्रयास किया और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो एट द एंड, थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लिसनिंग।